नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ही हम आपसे वादा करते हैं कि केवल 3 दिनों में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट सारे समरी के वीडियोस क्लास 8 की एनसीईआरटी के आ जाएंगे, क्लास 8 की एनसीईआरटी भूगोल के आ जाएंगे। और क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में केवल 6 चैप्टर ही है। जी हाँ, पहला चैप्टर है संसाधन, दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन, चौथा है कृषि और पांचवा है उद्योग, छठा है मानव संसाधन। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो पूरे सभी चैप्टर्स में जो आपको टॉपिक मिलते हैं उसमें डेफिनेशन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर है संसाधन। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि पूरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को लेकर के आते हैं और उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं और पढ़ाते हैं, ताकि बेफालतू की जो चीजें उनको हटाया जा सके, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर है संसाधन। और संसाधन के संबंध में पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और पूरे चैप्टर की समरी को आप यहां पर समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। याद रखिए, बेल आइकन को प्रेस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है संसाधन। सबसे पहले तो आप संसाधन को समझिए कि आखिरकार संसाधन कहते किसे हैं। देखिए, वो सभी वस्तुएं, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। आप समझिएगा, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मोबाइल का आप उपयोग करें, तो मोबाइल आपका संसाधन हो गया। घर से बाहर जाने के लिए आप पैरों के नीचे चप्पल पहनते हैं, तो चप्पल एक संसाधन हो गया। ठीक है, हम आप घर से ऑफिस तक जाने के लिए गाड़ी पकड़ते हैं, तो गाड़ी एक संसाधन हो गई। यानी कि वो सभी चीजें जिनका उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, क्या है? संसाधन। ठीक है, और एक वस्तु अथवा जो पदार्थ है, ठीक है, एक वस्तु या फिर कोई पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो उसे एक संसाधन बनाती है। सपोज दैट कि आप घर से निकले और निकलने के बाद में ऑफिस तक गए। ठीक है, अब रास्ते में आपको कई सारी चीजें मिली, कई पत्थर भी पड़े मिले, कई पत्ते भी पड़े मिले, कई सारी चीजें आपको पड़ी मिली, लेकिन आपने किस चीज का उपयोग किया? आपने किसी वाहन का उपयोग किया ऑफिस तक जाने के लिए। तो वो वाहन क्या है? आपके लिए एक संसाधन है। वहां पास में पड़ा हुआ जो पत्थर है वो आपके लिए संसाधन नहीं, क्योंकि आपने उसका उपयोग यहां से यहां तक जाने के लिए नहीं किया। ठीक है, यानी कि एक वस्तु या फिर कोई पदार्थ है, उसकी उपयोगिता और अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, यानी कि उसको प्रयोग करने की जो कोई भी बात होती है, ठीक है, उसको प्रयोग करना और उपयोगिता, यानी कि वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, तो वो एक संसाधन बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है पेटेंट। देखिए, पेटेंट को समझने से पहले प्रौद्योगिकी को समझिए। इसे आगे रखना था, माफ कीजिएगा, यहां पर रख दिया। ठीक है, समझिएगा, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने का में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाता हूं। पहले क्या था कि हमारे यहां पर या फिर कहीं भी आप जाइएगा, लोहा नहीं था। लोहा जो है पहले नहीं था। अगर आप यही हड़प्पा सभ्यता की तरफ जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता से पहले, ठीक है, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर लोहा नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में अब जैसे जैसे लोग मानव ने विकास किया, ठीक है, तो जो आपको ये कब्रों वाला क्षेत्र मिलता है जिसमें महापाषाणी कब्रें देखने को मिलती हैं, उस समय लोहे का विकास हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। यानी कि देखिए, लोहा तो पहले था, लौह अयस्क के रूप में था। लौह अयस्क से लोहा निकालने की जो तकनीकी है, इसको खोजा नहीं गया था, इसलिए तब तक हमारे जो लिए जो लौह अयस्क था ये उपयोगी नहीं था। ठीक है, और जब मानव ने लौह अयस्क से लोहा निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तब से लौह अयस्क हमारे लिए एक संसाधन बन गया, लोहा एक संसाधन बन गया। यानी कि किसी कौशल को करने, यानी कि लौह अयस्क से लोहे को निकालने अथवा वस्तु बनाने, यानी कि लोहा से किसी गाड़ी को बनाने के नवीनतम बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, यानी कि जो उसका नई टेक्नोलॉजी निकाली, नवीनतम ज्ञान जो निकाला है, उसका अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि पेटेंट किसे कहते हैं।
कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आप समझिएगा, कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे तो आपके घर के पास में जो जमीन पड़ी हुई थी पहले, ठीक है, वो उस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, उस समय अगर आप उसको बेचेंगे तो बहुत ही कम पैसों में बिकती थी। लेकिन अगर आप आज के समय में या फिर आज के 10 साल बाद उसको बेचना चाहेंगे तो वो काफी महंगी बिकेगी। ठीक है, तो क्या है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से मूल्यवान संसाधन कब होते हैं? जब समय की उसको डिमांड बढ़ती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, और इसका संकेत होता है आर। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा विचार है या फिर कोई ऐसी सोच है, जैसे कि सपोज दैट आपको किसी बीमारी का इलाज करना आता है, किसी बीमारी की दवा देनी आती है। ठीक है, और आप उससे किसी का मदद करना चाहते हैं। ठीक है, समय के साथ में जो आपको वो आइडिया पता है, किसी बीमारी का इलाज पता है, और आप उसको मतलब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जनता के सामने रखना चाहते हैं, और आप इस बात से डर रहे हैं कि अगर मैं इस इलाज को जनता के सामने लाऊंगा तो कई सारे लोग इसको कॉपी कर लेंगे और फिर मेरी वैल्यू जो है मतलब वैसे तो अगर मैं इसे मार्केट में लाता हूं तो अगर कई सारे लोग कॉपी कर लेंगे तो इससे हम अधिक फायदा नहीं ले पाएंगे। तो आप क्या करिएगा, सरकार के पास जाइएगा। ठीक है, और सरकार के पास जाने के बाद में आप उस आइडिया पर या फिर उस प्रोडक्ट पर अपना कॉपीराइट ले लीजिएगा। अगर आप कॉपीराइट ले लेते हैं अर्थात पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई ये आइडिया या फिर ये हमारा प्रोडक्ट जो हमने तैयार किया है, ये मैंने तैयार किया और इस पर केवल एकमात्र मेरा अधिकार होगा, तो कोई और व्यक्ति उसे ना बना पाएगा और ना ही उसका उपयोग कर पाएगा। सपोज दैट आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो को बुक्स आती हैं, एम लक्ष्मीकांत की हो गई या फिर अन्य किसी बड़े राइटर की होगी, तो वो जो बुक निकालते हैं उस पर अपना कॉपीराइट ले लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं कि हाँ भाई ये बुक हमारी है, इसका कॉपी कोई और नहीं निकाल सकता। ठीक है, जब वो पेटेंट करवाते हैं, जब वो उसका कॉपीराइट लेते हैं तो उसके उनकी आज्ञा के बिना कोई और व्यक्ति अगर उनकी बुक या फिर कुछ और उस टाइप का निकालता है तो उसके ऊपर क्या होता है, जुर्माना लगाया जाता है और पूरा जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो पेटेंट क्या कहते हैं आखिरकार आप इसे समझ गए होंगे। पेटेंट से तात्पर्य होता है किसी विचार या फिर आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी कि आपने किसी का आविष्कार किया तो इस पर आपका अकेला अधिकार हो गया और कोई भी इसे अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका संकेत होता है आर। अब पेटेंट में अलग अलग संकेत होते हैं, जैसे कि कलात्मक पूंजी, जैसे कि हो गया आपका किताबें, लेख, चित्र आदि। ठीक है, तो इन पर एकमात्र अधिकार अगर आपका है तो इसको कॉपीराइट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लेख हो गए, किताब, चित्र हो गए। ठीक है, जो ऐसी कलात्मक पूंजी होती है इस पर जब आप कॉपीराइट लेते हैं यानी कि पेटेंट करवाते थे इसको, तो इसको कहा जाता है कॉपीराइट। ठीक है, और इसका सिंबल होता है सी। क्या? सी, याद कर लीजिएगा। अब व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी, ठीक है, को ट्रेडमार्क कहा जाता है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी यानी कि व्यवसाय के लिए जो बौद्धिक पूंजी होती है, ठीक है, इसके स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है। इसका संकेत होता है टीएम, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और प्रौद्योगिकी आप समझ ही चुके हैं। अब यहां पर समझिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आपको याद रखना होगा। समझिएगा, सामान्यतः जो संसाधन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। सबसे पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा है मानव। मानव भी अपने आप में एक संसाधन है, कैसे भी आप आगे समझेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है ये काफी बड़ा है। अगर आप देखिए इस चैप्टर में देखो तो प्राकृतिक संसाधन को फुल्ली कवरेज नहीं किया गया है, फुल्ली इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। क्लास 8 के स्टूडेंट के अनुसार इसमें दिया गया है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे आप क्लास 9, 10 और 11, 12 पर तक जाओगे तो संसाधन के विषय में जो प्राकृतिक संसाधन है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको आगे की क्लास में मिलेगी, लेकिन इस क्लास में भी काफी कुछ दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आगे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अभी जब आप संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक नवीनतम नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन, और एक और मिलेगा वह अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, 2 मिलेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधन को विकास और उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, समय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है और वितरण के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम विकास और उपयोग के आधार पर कहें तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, अगर उत्पत्ति के आधार पर कहें तो 2 प्रकार
प्रकार से संसाधनों की उत्पत्ति होती है, एक होता है जैव और दूसरा अजैव। अगर हम कहते हैं समय के आधार पर तो एक नवीकरणीय संसाधन है और एक है अनवीकरणीय संसाधन। और अगर हम वितरण के आधार पर कहते हैं तो एक संसाधन वे होते हैं जो कि हर जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि सर्वव्यापी, और एक वो होते हैं जो कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा हो गया तो हीरा इस किसी विशेष स्थान पर ही मिलेगा, कोयला हो गया वो भी किसी विशेष स्थान पर मिलेगा, तो इनको कहते हैं स्थानिक संसाधन। ठीक है, वैसे इन सभी के बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, अभी जो दिया गया है चैप्टर में वो हम समझते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, इनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं वायु हो गया, नदियां हैं, जल है, मृदा है, खनिज है। ठीक है, इनका उपयोग आप अधिक संशोधन के बिना कर सकते हैं, यानी कि इसमें चेंजमेंट ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता है और इन सभी संसाधनों, इन सभी चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वायु हो गई, ठीक है, तो वायु में आप क्या बदलाव करते हैं भाई, आमतौर पर हम सभी लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। नदियां हो गई तो नदियों का भी हम उपयोग करते हैं, नदी भी अपने आप में एक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। सिंपली इतना समझिए कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, दो शब्द याद रखिएगा, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग कर सकते हैं, वो हो गए प्राकृतिक संसाधन। पूरे चैप्टर में डेफिनेशन काफी अधिक है, तो डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा और डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि अभी यहां पर कहा गया है कि अधिक संशोधन के बिना, आप कहेंगे कि भाई वायु में भी संशोधन नहीं हुआ, नदियों में भी नहीं हुआ, जल में भी नहीं हुआ, मृदा में भी नहीं हुआ। अब संसाधन के प्राकृतिक संसाधन जो है, संशोधन किसमें होता है, प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिसमें अधिक संशोधन के बिना इनको उपयोग कर सकें। तो एक खनिज ऐसा संसाधन है जिसमें हमको अधिक चेंजमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपके सामने लोहा एक सबसे अच्छा उदाहरण है। लोहे की खदानें मिलती हैं तो वो लौह अयस्क होता है और लौह अयस्क से हम लोहे को निकालते हैं। ठीक है, तो लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है और लोहे से जो हम गाड़ियां बनाते हैं वो होते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो लोहा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, अधिक संशोधन हमको नहीं करना पड़ा, लौह अयस्क से लोहा निकाल लिया। ठीक है, लेकिन लोहे से जो चीजें हम बनाएंगे वो क्या होंगी, मानव निर्मित होंगी, और लोहा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला पॉइंट है, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने अभी एक उदाहरण दिया लौह अयस्क का। ठीक है, तो लौह अयस्क से जब तक हमने लोहा निकालना नहीं सीखा था तब तक ये हमारे लिए संसाधन नहीं था, उपयोगी नहीं था, अनुपयोगी था। लेकिन जब हमने इससे लौह अयस्क से लोहा निकालने की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, ठीक है, औजार बना लिए यानी कि हथियार बना लिए, ठीक है, आर्म्स बना लिए इनसे निकालने के लिए। ठीक है, तो तब क्या हुआ, ये हमारे लिए एक संसाधन बन गए। ठीक, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन तभी सबसे अच्छे उपयोगी बनते हैं, जैसे कि लोहा तब बना उपयोगी जब हमने औजार बना लिए जिससे कि लोहा अयस्क से लोहा निकाला जा सके और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे कई सारे संसाधन प्रकृति में पड़े होंगे जिनको शायद आज हम नहीं जानते, जिनसे हम काफी कुछ कर सकते हैं, भविष्य में शायद उनसे हम निकाल सकें। ठीक है, अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब यहां पर समझिएगा क्या क्या आ गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है कितने कितने आधारों पर, भूभाग हो गया, जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गया, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब समझिएगा, सबसे पहला दिया गया भूभाग, दूसरा है जलवायु, तीसरा है ऊंचाई। अगर आप देखोगे तो लोहे की खदानें हर जगह पर मौजूद नहीं है। अगर आप देखोगे तो भूमि जिस पर आज हम यहां पर खेती करते हैं, ठीक है, हर जगह पर खेती लायक भूमि मौजूद नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। आप देखते हैं कि जो लोहा है कुछ विशेष स्थानों पर ही आपको लौह अयस्क देखने को मिलता है, हर जगह पर लौह अयस्क मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक प्राकृतिक संसाधन है कोयला, ठीक है, ये प्रकृति से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोयला हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कुछ विशेष स्थानों पर ये पाया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है भूभाग, ऊंचाई और जलवायु जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है कि भाई कौन से स्थान पर कौन सी चीज आपको मिलेगी। ठीक है, कोयला हर जगह पर नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम हर जगह पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लौह अयस्क हर जगह पर आपको नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, जल तो नहीं कह सकते, वायु हो गई, मृदा हो गई। ठीक है, मिट्टी हर जगह होती है, वो किसी प्रकार की हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन है इनको विस्तृत रूप से दो भागों में
यानी कि एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इनको भी समझिएगा। सबसे पहले हम नवीकरणीय संसाधन को एक काम करते, दोनों में हम डिफरेंट बताते हैं इन दोनों को, मतलब एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके। ठीक है, तो जो नवीकरणीय संसाधन वे एक संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है, इसको दिन भर में जितनी इसने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की उसका आपने उपयोग कर लिया, तो दूसरे दिन फिर सूर्य निकलेगा और आप उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि पुनः पूरी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद में उनके नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है पेट्रोलियम कोयला। पेट्रोलियम कोयला अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। कितने हजारों सालों का समय लग जाएगा अगर एक बार पेट्रोलियम और कोयला ये समाप्त हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस है, ये अगर समाप्त हो गई तो क्या होगा, हजारों सालों का समय लग जाएगा इनको पुनः उतनी मात्रा में आने में या फिर पुनः पूरित होने में। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि नवीकरणीय संसाधन जो है ये बहुत ही जल्दी पूरित हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी नवीकृत हो जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जो है अगर ये एक बार खत्म हो गई तो जल्दी ये हमको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। अगर आप एवरेजन मानव की एज की बात करते हैं तो 60 से 80 साल रह गई। ठीक है, आमतौर पर जो आजकल के लड़कों की अगर बात की तो 60 से 80 साल तक ही चलेंगे। पुराने लोग हैं 90-100 साल तक चले गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग खाते पीते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, और जो मेहनत करते हैं वो भी बात की अलग है। तो और ये जो अनवीकरणीय संसाधन इनको पूरित होने में हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा यहाँ पर दे रहे इनमें से कुछ सीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा हो गया, मैंने आपको बताया। कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से अगर आप उपयोग करते हैं तो इन पर क्या होता है कि इनके भंडारण को आप प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक जगह पर मिट्टी का उपयोग, मतलब मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और अगर आप अधिक वहां पर खनन करते हैं तो वहां पर मिट्टी की क्या होगा कि उर्वरता खत्म हो जाएगी और उसमें वहां पर मिट्टी कमी हो जाएगी। ठीक है, तालाब बन जाएगा, नीचे तक पानी मिट्टी चली, यानी कि प्रभावित कर सकते बट आप खत्म नहीं कर सकते। जल की बात करें तो जल पृथ्वी पर अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन जो पीने लायक जल है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर आप जल का उपयोग बहुत ही मतलब खराब तरीके से करते हैं तो आप जल की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जल को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से वन भी है। अगर आप वन की कटाई करोगे, ठीक है, तो वन की अगर आप कटाई करोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई वन धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लेकिन आप पूर्ण रूप से इनको समाप्त नहीं कर सकते। पेड़ जो है, बीज गिरेगा तो पेड़ उगेगा। ठीक है, बीज गिरेगा तो पेड़ उगेगा, जंगल फिर से तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक बार पेट्रोलियम खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई तो इनको पूरित होने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। ये कुछ ऐसे संसाधन है जिनका अगर आप लापरवाही से उपयोग करते हैं, यानी कि बिना सोच समझ के उपयोग करते हैं, तो इनके भंडारण को आप प्रभावित कर सकते हैं और इससे आप खुद घाटे में जाएंगे। ठीक है, और अगर अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो ये जो अवधि होती है इनको पूरी करने में वो मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव निर्मित संसाधन को एक बार देखते हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में, लौह अयस्क से लोहा बनाना एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, और लोहे से गाड़ी तैयार करना, मालगाड़ी बनाना, ट्रक, बस, कार जो भी बनाना है वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। क्या है कि प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लोहा, इसका क्या हुआ कि मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप बदल दिया यानी कि लोहे से कार, बस, ट्रक बना दिया, तो क्या हो गया, ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, और लौह अयस्क से लोहा बन गया। ठीक है, और लोहे से क्या हुआ, कार, बस, ट्रक बनी। ठीक है, लोहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, समझिएगा। प्रौद्योगिकी जो है ये यानी कि एक टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया, मानव ने डेवलप किया। ठीक है, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एक मानव निर्मित संसाधनों, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही यानी कि प्रौद्योगिकी से ही हम हर काम कर पा रहे हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी एक प्रकार का संसाधन है।
और प्रौद्योगिकी किसने बनाया? मानव ने बनाया। यानी कि मानव ने प्रौद्योगिकी बनाया तो प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक है। और जो लोग होते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल हो गए, सड़क हो गए, मशीनें हो गई, मशीन किससे आप बनाएंगे? लोहा से बनाएंगे, ठीक है। वाहन किससे बनाएंगे? लोहा से बनाएंगे या फिर अन्य प्रकार की चीजों से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मशीनों वाहन बनाने के लिए करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ठीक है, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मानव निर्मित संसाधन को मैंने अच्छे से डिफाइन यहाँ पर कर दिया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, और क्वेश्चंस वाला जब मैं इसका वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। अगला टॉपिक मिलता है मानव संसाधन। अब आखिरकार मानव निर्मित संसाधन होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे। भाई मानव निर्मित संसाधन क्या है इसको भी समझिएगा। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। समझ रहे हो? लोगों की संख्या और योग्यता से। दो चीज याद रखिए, जो मानव संसाधन है इसका तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से। योग्यता का अर्थ है मानसिक और शारीरिक। अभी आप आगे समझ जाएंगे। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक होती हैं। इससे पहले हमारे आपके पहले जो पीछे की पीढ़ियां हैं उन्होंने ही लौह अयस्क से लोहा बनाना सीखा था, ठीक है। यानी कि वो एक प्रकार के संसाधन हैं क्योंकि उन्होंने सीखा और वो टेक्नोलॉजी हमें दे गए, ठीक है। यानी कि वो हमारे लिए एक संसाधन थे, ठीक है। जो मानव होता है और हम आगे की पीढ़ियों के लिए एक संसाधन बनेंगे, ठीक है। तो मानव जो है, ठीक है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और लोगों की जो योग्यता है उससे, मानसिक और शारीरिक योग्यता से, ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग ही कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है, और हम भी एक प्रकार के संसाधन होते हैं। मनुष्य की कुशलताएं भी भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं, समझिएगा। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। देखिए भाई, अगर हमारे पास में ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो हम भाई प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, और अधिक संसाधन बना नहीं सकते, ठीक है। और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छी तरीके से हम उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, ठीक है। जो कि अगर कहा जाए तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक प्रकार के संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अभी आप लोगों ने एक योजना का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि कौशल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना थी, मानव कौशल विकास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एसीटी योजना, ठीक है। इसमें मतलब जो भी कुछ थी, आप कोई काम करना सीखना चाहते थे तो वो सरकार सिखाती थी आपके लिए, आपका कौशल को डेवलप करती थी, ठीक है। कौशल में सुधार करने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मतलब कहते हैं ना कौशल, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं इससे मानव संसाधन का विकास होता है, ठीक है, कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में बहुत ही मदद करती हैं और अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए जो लोग हैं, ठीक है, ये कौशल में सुधार करना, लोगों के कौशल में सुधार करना ही, यानी कि हमारे और आपकी जो कौशल है इसमें सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण क्या है इसको भी समझिएगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ही और उन्हें नवीकृत करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण के तरीके भी कुछ हैं। उपभोग को कम करके, वस्तुओं को पुनः चक्रण करके, वस्तुओं का पुनः उपयोग करके। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई मतलब पानी को ही उदाहरण ले लीजिएगा, ठीक है। क्या किया कि भाई कहा कि गांव में अक्सर क्या होता है कि भाई समर लगी होती है हर घर में लमसम, ठीक है। आजकल अगर आप जाकर देखोगे तो अधिकतर गांव में मतलब कई सारे घरों में आपको समर लगी मिल जाएगी, समर सेविल जिससे पानी पाताल से आता है, ठीक है, तो वो लगी हुई मिलती है। भाई मतलब पानी को ऐसा बर्बाद किया जाता है, कुछ कहने को नहीं। ट्यूबवेल लगे होते हैं तो पानी को बहुत बर्बाद किया जाता है, ठीक है। तो इनके उपभोग को कम करना, सीमित, जितना उपयोग है उतना करना, ठीक है। इससे क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण होगा। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत करने के लिए समय देना। अब भाई अगर पानी नहीं बरसेगा, ठीक है, तो नीचे का वाटर लेवल कैसे ऊपर आएगा बताइए भाई।
और अगर उधर से हम नदियां नहीं निकालेंगे तो ऐसे ऊपर आएगा। अगर सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो वाटर लेवल डाउन होगा, ठीक है। और अगर नदियां नहीं बनाएंगे यानी कि वाटर लेवल अप होने के लिए, नवीकृत होने के लिए समय नहीं देंगे, उनका हम मदद नहीं करेंगे, तो भाई एक दिन नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। अब दूसरा टॉपिक, आप लोगों ने पेड़ पौधे देखे होंगे, ठीक है। अगर हम पेड़ पौधों को काटते ही चले जाएंगे, नए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, उनको नवीकृत यानी कि पुनः पूरित होने के लिए समय नहीं देंगे, पुनः पेड़ों को बड़े होने के लिए समय नहीं देंगे, तो एक दिन ये भी समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा वस्तुओं का पुनः चक्र, यानी कि पेड़ों को हमें पूरा लगाना चाहिए, पेड़ों को काटने हैं वो तो गलत है ही, ठीक है। अधिकतर जंगल समाप्त हो चुके हैं, तो अगर हम जंगलों को काट रहे हैं तो जंगलों को लगाना भी चाहिए, ठीक है। तो वस्तुओं का पुनः चक्रण हो गया। तीसरा, वस्तुओं का पुनः उपयोग। देखिए वस्तुओं का पुनः उपयोग, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि आजकल देखा जाता है कचरा बहुत फेंका जाता है, ठीक है। तो कचरा का मतलब है जैसे कि कोई डिब्बा हो गया, आपने फेंक दिया, ठीक है। कई सारी चीजें ऐसी आप लोग देखते हैं कि जो चीज आप वेस्ट कर देते, जिन चीजों को आपने फेंक दिया, उनसे उनको रिसाइकिल करके उनका पुनः उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पुनः उपयोग का अर्थ है कि जैसे कि मतलब, हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण, आपके घर में आपके बड़े भाई बहन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब बड़े भाई बहन के कपड़े छोटे पड़ जाते हैं तो वो छोटे भाई बहन को पहनाने लगते हैं कि भाई अब लो बच्चा तुम पहनो, ठीक है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि भाई वो उनके जो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं वो हमें दे दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर घर में होता है लमसम, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वहां पर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वस्तुओं का पुनः उपयोग। इससे क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण होगा, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ ऐसा होता है। सबसे अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। अगला टॉपिक मिलता है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषण विकास कहलाता है। सपोज दैट, ये सोचिएगा कि अगर भविष्य जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने सभी पेड़ों को काट डाला होता तो क्या आज हमको ये शुद्ध हवा मिल पाती? दूसरा, सोचेगा कि जो वाटर लेवल नीचे का है, हमारे पूर्वजों ने अगर सारा पानी निकाल कर उपयोग कर लिया होता तो क्या हमको आज पानी मिल पाता? तीसरा टॉपिक, एक पानी का हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ये पेड़ों का, ठीक है। तीसरा टॉपिक, अगर हमारे पूर्वजों ने इतनी गंदगी फैलाई होती कि वातावरण प्रदूषित हो गया होता तो क्या आज हम शुद्ध हवा ले पाते? कभी नहीं ले पाते। तो ये सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, यानी कि हम इस तरह से उपयोग करें कि हमारे आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी वो बना रहे। इसे कहा जाता है कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि संभल कर हर चीज का उपयोग करना, अर्थात संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान की पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जो हमारे मानव जीवन की जो गुणवत्ता है आजकल बहुत कम होती आ रही है। अगर पुराने लोगों को आप देखोगे तो भाई 100 साल तक चल जाते थे, लेकिन आज भाई 70 साल तक पहुंचना मुश्किल पड़ जाता है, बीमारी बहुत लगती है, आपको पता है। अगला पॉइंट है मैं पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। देखिए पृथ्वी जो है हमारी विविधताओं से भरी हुई है, और पृथ्वी से ज्यादा हमारा भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, बोलचाल को लेकर के, भाषा को लेकर के, इसके बाद में कल्चर को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, पहनावे को लेकर के, खान पान को लेकर के, कितने टॉपिक बताएं, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है यहां पर भी काफी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, तो विविधताओं का संरक्षण करना है। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है, अभी आपने देखा लॉकडाउन लगा तब ओजोन की परत भरी, ठीक है। इतना प्रदूषण मत फैलाइएगा कि ओजोन की परत समाप्त हो जाए और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो आती हानिकारक है, जिनको ओजोन की परत रोकती है, वो आ जाए और हम सब लोग जल के समाप्त हो जाएं। मतलब पृथ्वी का जो जीवन शक्ति है इसका संरक्षण कीजिएगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका जो हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, यानी कि इनको जो खत्म करते जा रहे हैं, इनको रोकना, पेड़ों को कटने से रोको, ठीक है। जमीन की खुदाई जो होती, खनन होता है, इसको रोको, ठीक है। कई सारे ऐसे टॉपिक है। पानी का जो अनुप्रयोग किया जाता है इसको रोको, ठीक है, तभी प्रकृति का संरक्षण हो सकेगा, ठीक है। अगला पॉइंट पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और असभ्य अभ्यास में परिवर्तन,
समझिएगा। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और जो आपका अभ्यास इसमें परिवर्तन लाएगा। क्या करते हैं लोग भाई, मतलब क्या किया कि कचरा बहुत फैलाते हैं, ठीक है? तो कचरे को कम फैलाइएगा। प्रकृति के साथ में जो आप व्यवहार करते हैं, क्या है कि एक बात कही गई है कि आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप प्रकृति के साथ में बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, पूरी मानव जाति के साथ में बुरा होगा, समझिएगा, ठीक है? तो प्रकृति के साथ में, पर्यावरण के साथ में व्यक्तिगत जो आपका व्यवहार है और जो आपकी अभ्यास है, इसमें परिवर्तन कीजिएगा। अगला पॉइंट, समुदाय और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बना। देखिए आज सभी के समुदाय होते हैं भाई, ठीक है? तो जो समुदाय हैं इनको पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाएगा। अगर पर्यावरण की हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो हमारी देखभाल नहीं करेगा। एक कहावत कही गई है, मतलब एक हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी धर्म रक्षा करेगा, ठीक है? इसी प्रकार से जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि मोबाइल का नेटवर्क इतना तेज हो चुका है कि जो छोटी-छोटी चिड़ियाँ थी वो सब समाप्त हो रही हैं धीरे-धीरे। चिड़ियाँ क्या करती थी, हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्रोत थी। हमारे जो समाज में छोटे-छोटे कीट हुआ करते थे, जो फसलों को खा लेते थे, ठीक है? उनको वो चिड़ियाँ खा जाती थीं, ठीक है? और कई सारे ऐसे कीड़े हैं जो वातावरण में उड़ते रहते हैं, पेड़ पत्तों को अब ज़्यादा खाने लगे हैं, उनको जो चिड़ियाँ होती हैं, जो पंछी होते थे, खा जाते थे। और आज पंछी वो नहीं है, तो ये छोटे-छोटे कीड़ों को खाने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है? इसी वजह से हमको कीटनाशक अधिक मात्रा में डालना पड़ता है, ठीक है? तो पर्यावरण की अगर हम देखभाल करेंगे, तो भाई पर्यावरण हमारी देखभाल करेगा। अगला पॉइंट, हमारा कर्तव्य क्या है? तो सभी नवीकरणीय संसाधनों का सतत पोषणीय उपयोग, यानी कि समल का उपयोग करें जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं, ठीक है? दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित रखना। जो जीवन की विविधता है हमारी पृथ्वी पर, इसका संरक्षण करना। जीवन की विविधता कई मात्रा में पाई जाती है, बड़ा टॉपिक है। अभी इसको समझाने अगर बैठेंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी और समझ भी नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता है, आप इस पर सर्च कीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद में प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करना, यानी कि जो ओजोन की लेयर है उसको हम कम से कम हानि पहुंचाएं, पेड़ पौधों को कम से कम हानि पहुंचाएं, पानी का उपयोग बहुत ही संभल कर करें, मिट्टी का जो उपयोग, जो खनन होता है, इसको बहुत ही कम किया जाए, ठीक है? तो जितने भी प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र हैं, इनकी हानि को कम से कम करना, ठीक है? ताकि ये पुनः पूरित हो सके। आई थिंक ये हमारा आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने तो पूरा 100% देने का प्रयास किया है और मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो अगला वीडियो हो वो पिछले वीडियो से अच्छा बने, ठीक है? और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के नोट्स वहां पर हम 1-2 दिन में डालने का प्रयास करेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज बहुत करने लगे हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि व्हाट्सएप पर मैसेज आप तभी कीजिए जब आपको ऐप पर नोट्स ना मिले या फिर कोई अन्य आपके सामने प्रॉब्लम आए। अभी क्या है कि मैं आपको नोट्स ऐप पर प्रोवाइड कर रहा हूं और क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री का एडवांस कोर्स हमारे दूसरे चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 पर चल रहा है। तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा और आज उसका भी वीडियो आएगा, 100% आएगा, डेली आएंगे, ठीक है? दिल्ली सल्तनत पर वीडियो आ रहा है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उस पर वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।